हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है हम लोग इसी चैप्टर में बहुत सारे जगह यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग उसको पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि अगर यहाँ पर इस तरह का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखे, कोई सिंबल दिखे, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सेल। इसमें जो बिगर लाइन है उसे कहते हैं प्लस और जो स्मॉलर लाइन है उसे कहते हैं हम लोग माइनस। इसी तरह अगर हम लोग सेल को मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट कर देते हैं तो ये कहलाता है बैटरी, जिसे हम लोग सोर्स भी कहते हैं। और इस तरह का रिप्रेजेंटेशन दिखे आपको तो समझिएगा कि ये डीसी सोर्स है, जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। और अगर इस तरह का सिंबल दिखे, ये भी एक सोर्स ही है जो कि आपको वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसे कहते हैं अल्टरनेट करंट, इट मीन्स एसी। और अगर ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है, दिस इज योर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। अगर इस तरह का सिंबल दिखता है आप लोगों को, तो ये है आप लोगों का रियोस्टैट। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको खुद से मैनुअली चेंज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। अगर आपको ऐसा सिंबल दिखे तो ये भी आपका रियोस्टैट ही है, जिसे वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे। इस तरह का सिंबल आपको अगर दिख रहा है, इसे बल्ब कहा जाता है, जो कि रेजिस्टेंस के कैटेगरी में आता है। अगर ए लिखा हुआ है प्लस माइनस करके तो इसे आममीटर कहा जाएगा, बी लिखा हुआ है तो इसे वोल्टमीटर कहा जाएगा। और इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन दिखे, जॉइंट वायर कहा जाता है इसे। और इस तरह का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखे तो आप समझिएगा कि इसे क्रॉसिंग वायर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है इसी चैप्टर में यूज होने वाले हैं, जो कि हम लोग इसके आगे जस्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम, उसमें भी हम लोग कुछ कंपोनेंट का यूज देखेंगे। ठीक है, तो अगला हम लोगों का टॉपिक जो है वो है सर्किट डायग्राम। उसे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करें। हम लोगों का ये सर्किट डायग्राम है। ओके, सो सर्किट डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट हमने यूज किया है अभी, जैसे ये बैटरी है, ये आमीटर है, ये वोल्टमीटर है, ये रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, एंड इसे हम लोग स्विच कहेंगे। ओके, सो ये जो स्विच है इसे ओपन एंड क्लोज कब कहा जाता है? जब आपका स्विच इस तरह से हो तो इसे हम लोग कहेंगे ओपन स्विच। अगर आपका स्विच इस तरह से हो तो इसे कहेंगे हम लोग क्लोज्ड स्विच। ओके, सो स्विच का काम होता है करंट को रोकना या उसको फ्लो करवाना। तो स्विच अगर ऑन ऑफ, जिससे हम लोग घर में यूज करते हैं, उस तरह का ये स्विच है। सो ये हम लोग का ओवरऑल सर्किट डायग्राम है, बहुत ही बेसिक सर्किट डायग्राम है। इसी सर्किट डायग्राम को हम लोग लैब में भी कंप्लीट करते हैं, जहाँ पर कि ये आपको अमीटर दिया हुआ रहता है, वोल्टमीटर दिया हुआ रहता है, बाकी सारी चीजें दी हुई रहती हैं, हम लोग लैब में उसको कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है कि अमीटर को यहाँ मैंने इसे क्यों कनेक्ट किया, वोल्टमीटर को क्यों कनेक्ट किया। ये आप याद रख लीजिए माइंड में कि अमीटर को सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टमीटर को रजिस्टर के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसे सीरीज में कनेक्ट इसलिए किया जाता है कि जो करंट है वो वायर में से होके फ्लो होता है, वायर से होते हुए करंट जाएगा। तो हम लोग उस सर्किट में अगर करंट हम लोग को कैलकुलेट करना है तो अमीटर को भी सीरीज में लगाना होगा। सपोज कीजिए कि ये आपका वायर है, इसमें से अगर आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो टोटली करंट यहाँ से निकलेगा। तो इसके चारों तरफ हम लोग कोई डिवाइस लगाते हैं, तब जाके आप लोगों को कोई टोटल करंट निकलेगा ना। जैसे कि अगर वाटर कैलकुलेट करना है, किसी पाइप में से कितना वाटर निकल रहा है, तो उस पाइप के अक्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, वो वाटर का मेजरमेंट मीटर लगाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अमीटर जो है वायर के अक्रॉस में लगाना पड़ेगा, अक्रॉस इन द सेंस इन द सीरीज में लगाना पड़ेगा, ताकि आप पूरे के पूरे करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज जो है आपका, वोल्टेज जो होता है किसी दो पॉइंट को, मैंने पहले ही बात कर रखा है कि वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालना है, इसीलिए हम लोग ना वोल्टेज को किसी दो पॉइंट के क्रॉस में कनेक्ट करते हैं। ओके, सो एक पॉइंट ये हो जाता है, एक पॉइंट ये हो जाता है। ओके, सो इसीलिए यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं वोल्ट मीटर से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। अब हम लोग जो है इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो ओम्स लॉ है वो ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल भी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इट मीन्स भी इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाएंगे, इसे आर कहा जाता है। ठीक है, और इस आर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट है। अब भी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई इंटू आर। ओके, सो यहाँ से आप और भी फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं, लाइक आई इक्वल्स टू वी बाय आर। अब किसी केस में मान लीजिए भी को कांस्टेंट रख दें,
तो भी कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R हो जाएगा। यानी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू घट जाएगा। कोई भी सर्किट डायग्राम ले लीजिए, उसमें ये रेजिस्टेंस R है, इसमें ये बैटरी कनेक्ट है और बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है आपका। अगर मैं इस सर्किट में मानूं कि करंट I फ्लो हो रहा है, तो अगर रेजिस्टेंस को मैं चेंज कर दूं, लाइक मैं इसमें और भी रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, तो R का वैल्यू मैंने इंक्रीज किया। अब R अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। और एक फॉर्मूला आप देख सकते हैं, R इक्वल्स टू V/I होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। लाइक भी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या ग्राफ होगा, तो ये R कांस्टेंट है, तो इसको सीधी सी बात है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, क्योंकि R इक्वल्स टू V/I है, R कांस्टेंट है। आप किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा तो ये है आपका V और ये है V1 और ये I1। इस पॉइंट पे लेता हूं मैं I2 और इस पॉइंट पे लेता हूं मैं V2। अगर V1/I1 चेक करेंगे तो V1/I1 विल बी इक्वल टू V2/I2, यानी कि ये दोनों ही कांस्टेंट है। ऐसे ऐसे जितने भी पॉइंट पे आप चेक कीजिएगा हर जगह वैल्यू सेम ही आएगा, जो कि इक्वल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। तो ओम्स लॉ में ओवरऑल आपका इतना ही है। ठीक है, इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस मटेरियल में करंट के फ्लो में रुकावट आती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे। ओके, इसका यूनिट है इसका ओम, OHM। ओके, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, इसे ओमेगा कहते हैं। जो रेजिस्टेंस की बात मैंने अभी की थी, R इक्वल्स टू V/I, उसे ही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है, इसमें ये पहला वर्ड है आपका रेजिस्टेंस। इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशन समझना है, इसका SI यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूं, ठीक है, 1/R लिखूं, तो 1/रेजिस्टेंस को कहा जाता है कंडक्टेंस। ओके, कंडक्टेंस, इसे हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स 1/R इक्वल्स टू हो जाता है G। ठीक है, अब बात आती है कि रेजिस्टेंस है, तो किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है या कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसमें रुकावटें आती हैं। तो रुकावटें किस वजह से आती हैं, तो मैं अगर एक कंडक्टर मानूं, ये कंडक्टर लिया गया, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं जो फ्लो होना चाहते हैं। ओके, यहाँ मैंने प्लस चार्ज, यहाँ बैटरी सप्लाई मैंने लगा दिया, बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव जाना चाहेगा लेफ्ट से राइट। अब जब ये फ्लो हो रहा होगा कंडक्टर के अंदर में, तो बहुत सारे एटम्स और अदर आयंस भी होंगे जो कि इस फ्लो के बीच में आएंगे। अब जैसे ये फ्लो के बीच में आएगा तो इनमें टकराव होगी। अब वो टकराव होगा तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि इसके बीच में कुछ रुकावटें आई, और वो रुकावट जो है इस मटेरियल के प्रॉपर्टी के कारण हुआ, और वही रुकावट चार्ज के फ्लो में जो रुकावट हुआ उसे कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ओके, तो मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जिस वजह से चार्ज के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। अब आती है बात कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किसी भी कंडक्टर का क्या क्वालिटी होगा कि रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पर डिपेंड करता है। किसका लेंथ भाई, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। कैसे डिपेंड करता है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो अगर मैं लेता हूं किसी कंडक्टर, यानी कि ये मैंने लिया एक कंडक्टर, इसका लेंथ है L1, दूसरा लिया, ये लिया लेंथ L2, इसकी हम चर्चा करेंगे R1, तो इसकी चर्चा करते हैं R2। तो दोनों में बड़ा कौन होगा, सिंपल सी बात है, अगर लेंथ ज्यादा होगा
तो चार्जेस को यानी करंट को फ्लो होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इट मीन्स उसको ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर लेंथ छोटा है तो उसको कम पार्टिकल से टकराना पड़ेगा, इसके बीच में जितने पार्टिकल्स होंगे कम पार्टिकल्स होंगे, उनसे कम टकराना पड़ेगा, इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इट मीन्स R1 जो है वो लेस देन R2 है। इससे क्या पता चलता है, रिलेशन क्या निकलता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या आएगा जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, इट इज R1/R2 इक्वल्स टू L1/L2। ओके, सो फैक्टर नंबर 1 लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 2। फैक्टर नंबर 2 देखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके, यानी एक कंडक्टर ये ले लूं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A1। दूसरा कंडक्टर ले लेता हूं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा A2। तो इसमें क्या होगा, अगर इससे चार्ज फ्लो होना चाहेगा और इससे चार्ज फ्लो होना चाहेगा तो इनको ज़्यादा जगह मिल रहा है, तो इस वजह से इनको थोड़ा कम पार्टिकल से टकराना पड़ सकता है। इनको कम जगह मिल रहा है, ठीक है, लेंथ वही रखते हैं, कम जगह मिल रहा है, इस वजह से इनको ज़्यादा पार्टिकल से टकराना पड़ेगा। इसीलिए जो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा और जिसका एरिया कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे उल्टा रिलेशन है, इनवर्स। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, सो सेकंड फैक्टर ये हो गया। और इसको अगर मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से देखूं तो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू, तो यहाँ लिखिएगा A2/A1। आप जानते हैं कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सर्कल होता है और सर्कल का क्रॉस एरिया कहलाता है वो πr²। तो A2 के लिए मैं रख सकता हूँ πr2 का स्क्वायर और A1 के लिए πr1 का स्क्वायर। तो देखेंगे पाई पाई कैंसल, तो ये R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, तो यहाँ से रिलेशन मिल जाता है R1/R2 इक्वल टू R2/R1 का स्क्वायर। ये दोनों है जो इसका रेडियस है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर में आपका आएगा नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, इसको सिंपली आप समझ लीजिए कि इसको रो पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। जिस तरह का नेचर है, अलग अलग नेचर का अगर मटेरियल यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आप अलग अलग मेटल यूज कीजिएगा तो करंट भी उसमें अलग अलग फ्लो होगा। इट मीन्स रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, वो उस मैटर का, उस कंडक्टर का अपना नेचर है, तो वो हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ वन है आपका टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एनसीईआरटी में ज़्यादा चर्चा नहीं किया है लेकिन मैं बता देता हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहें तो क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा तो मेटल यानी कंडक्टर के साथ अलग बिहेव करेगा और इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के साथ ये अलग बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मेटल का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का मतलब करंट का डिक्रीज होना। ठीक है, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सेमी कंडक्टर या इंसुलेटर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। इट मीन्स उसमें करंट
बढ़ेगा। ठीक है, अगर किसी लोहे से या किसी एल्युमिनियम से करंट पास हो रहा है, उसको अगर मैं गर्म करता रहूं, टेम्परेचर बढ़ाता रहूं, तो धीरे धीरे उससे जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसका वैल्यू घट जाता है। इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए टेम्परेचर डिपेंडेंस में आपको इतना ही बस याद रखना है। तो ये हम लोगों का हो गया फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी को हम लोग डिनोट करते हैं रो से। इसे पढ़ा जाता है RHO, रो। अब ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने अभी फॉर्मूला रखा था इसके पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, उसमें चेक कीजिएगा तो R प्रोपोर्शनल टू L लिया और फिर R प्रोपोर्शनल टू 1/A लिया। दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। ओके, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक कांस्टेंट लीजिएगा जिसे कि रो कहा जाता है। यही रो जो है आपका वो रेजिस्टिविटी है, या इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर मैं यहाँ से रो का फॉर्मूला निकालूंगा तो ये बन जाता है RA/L। अब RA/L है तो इसका यूनिट अगर निकालेंगे, ये तो फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का। अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ तो बहुत ही आसान है, करना क्या है, रो रखना है यहाँ पे, R के जगह उसका रेजिस्टेंस का यूनिट, A के जगह इनमें एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का जो है वो है मीटर, तो 1 मीटर कैंसल, तो बच जाता है हमारे पास ओम मीटर। तो ये भी एक हो गया कि रो का जो यूनिट है, रो का यूनिट है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर का स्क्वायर। इट मीन्स अगर एक कंडक्टर लिया आपने, उसका लेंथ कोई भी यूनिट मीटर में ले लीजिए, सेंटीमीटर ले लीजिए, तो यूनिट लेंथ ले लेते हैं, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर यूनिट एरिया ले लिया जाए, तो कहने का मतलब यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर, यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, या फिर यूनिट लेंथ का 1 सेंटीमीटर या एरिया का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो SI में तो हम लोग इन दोनों को नहीं लेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर। अब इस वाले डायमेंशन के कंडक्टर में जो भी रेजिस्टेंस मौजूद होगा उसको हम लोग कहेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, बहुत ही आसान है। और इसके साथ हम लोगों का टॉपिक होता है, इस टॉपिक होता है ख़त्म, और हम लोग अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।